अब इस टॉपिक में हम लोग ना रियल में भूगोल में जो ये चैप्टर हम लोग संसाधन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक स्पेसिफिक संसाधन के बारे में बात करेंगे, एक खास संसाधन के बारे में बात करेंगे। और हम लोग चूँकि भूगोल है इसलिए भू संसाधन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, और इसके बाद सारा टॉपिक जो है केवल भू संसाधन से रिलेटेड होगा। और भू संसाधन मतलब भू मतलब भूमि, भूमि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग आगे सब टॉपिक में फोकस करेंगे कि भारत में जमीन कैसा है, कहाँ कैसा जमीन है। और ये जमीन के पैटर्न को देख करके, भूमि के पैटर्न को देख करके, मिट्टी के गुण को देख करके हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में हमको ना लाल मिट्टी मिला, अब लाल मिट्टी मिलने का मतलब ये हो गया कि लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं वो फसल भी वहीं मिलेगा। और उस मिट्टी का अगर ये एसिडिक कल्चर है तो उसमें एसिडिक पौधे ही मिलेंगे, बेसिक नहीं मिलेंगे। तो हम लोग फसल के पैटर्न को जान सकते हैं, वहाँ पर कैसे पेड़ पौधे होंगे उसके पैटर्न को जान सकते हैं, जीव जंतु कैसे होंगे ये भी जान सकते हैं। और वहाँ पर जो जीवन का विकास है उसके इतिहास और उसका रहन सहन के बारे में भी कई तरह से पता चल सकता है। अब जैसे किसी क्षेत्र में गेहूं होगा ही नहीं, ऐसा मिट्टी है कुछ क्षेत्र में गेहूं होता ही नहीं है, और कल्चर में हम पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग पूड़ी खाते थे। अब गेहूं है ही नहीं तो पूड़ी कैसे खाते थे, तो हम लोग कल्चर को भी जान जाएंगे। तो हम बहुत ही बेसिक भू संसाधन को देखेंगे। और भी एक बात हम पता कर सकते हैं, अब बोले कि लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी, अब आप लोग जान चुके हैं कि मिट्टी जो है विदरिंग ऑफ रॉक से बनता है, पहाड़ों के टूटने से बनता है। भले इसमें करोड़ों साल लगता हो, लाखों साल लगता हो, लेकिन वो तो पहाड़ों के टूटने से बनता है। अगर लाल मिट्टी है तो उसके इसका मतलब ये हो गया कि उसके आसपास कहीं ना कहीं लाल पहाड़ होगा, या ऐसा पहाड़ होगा जिसको ब्रेक करने पर लाल किस्म के चीजें निकलती हैं। तो इसे मतलब मिट्टी से कई तरह के चीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। या कहीं की मिट्टी को हमने देखा और उस मिट्टी में देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इधर आसपास कहीं ना कहीं कोई पहाड़ होगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा होगा। अब किसी को खैनी बनाना है तो चल जाएगा उस पहाड़ को खोजने, कैल्शियम निकालेगा और बस शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब भू संसाधन कई तरह की बात के बारे में जानकारी दे देगा हमको, इतिहास भी कवर करने में या पूर्वानुमान लगाने में। जैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर हमको डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं तो अनुमान लगा करके बता देंगे। जैसे हम लोग जान चुके हैं कि या कभी पढ़े होंगे कि काली मिट्टी में जो है कपास बहुत बढ़िया उगता है, और हिमालय ऐसा पहाड़ है जी जो काली मिट्टी बनाता ही नहीं है, वो दूसरा किस्म की मिट्टी बनाता है। अगर हम ये जान चुके कि इस पहाड़ से लाल मिट्टी बनती है, तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि काली मिट्टी हिमाचल प्रदेश में या ऐसे पूछ दिया जाए कि कपास जो है बिहार में होता है, झारखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में, या हिमालय पहाड़ के चारों तरफ जो भी राज्य है उसमें कपास होता है, तो ये एकदम साफ साफ सब गलत हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी बनाने वाला ये पहाड़ी नहीं है। हाँ, पठारी रीजन में है या उसके नीचे वाला में उधर काली मिट्टी है तो कपास उधर उगता है। ये बात हम लोग को मतलब अनुमान लगाने में मदद मिल जाएगा। तो पढ़ने से कई तरह के बात साफ हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ देखते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भू संसाधन का महत्व क्या है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाना उमाना, ये धरती पर हम लोग करते हैं। परिवहन, परिवहन माने गाड़ी चलना। संचार, संचार मतलब टावर वगैरह गाड़ना। व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, परंतु
भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित मतलब धरती पर जितने कॉन्टिनेंट है सिर्फ उतने ही दूर भूमि है, और ऐसा भी नहीं है कि बढ़ता रहेगा भूमि। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अब देखिए ना, हम लोग जान चुके हैं कि जो खेती योग्य जमीन है वो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ना घटता जा रहा है। अब घटने का क्या कारण हुआ कि खाने वाले ज़्यादा लोग हो गए, तो उतने ज़मीन से उत्पादन करना है सबको खिलाने के लिए। दूसरा, ज़्यादा लोग हो गए तो इनको घर भी बनाना है। अब आज तो और एकल परिवार हो गए कि लोग लड़ने लग गए हैं। तो लड़ने लग गए हैं तो देखिए, सब लोग देखे होंगे कि गांव जो है अब फैल रहा है, मतलब दूर हो रहा है। गांव के चारों तरफ ये बन रहा है घर। गांव थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है, खूब दूर दूर घर बनाने लग गए। अब बताइए, ये जो गांव इतना दूर में था और अब बढ़ करके इतना दूर में हो गया, तो इसमें भी तो जमीन लगा होगा, इसमें भी तो अ, खेत वाला हिस्सा चला गया होगा। अगर ये खेत ये इस तरह से हम इसको संसाधन का इस्तेमाल करें, योजनाबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग को जितना बड़ा गांव था उतने बड़ा गांव में और अधिक जनसंख्या जो हुई वो रहने लग जाए, और ये जो खेत था वो यूज के लायक ही रहता, तो देखिए और ज़्यादा खेती हो पाता। अब कैसे ऐसा हो, तो यही कहा जा रहा है कि सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ के करना है। ऐसा होता कि गांव में सब देखबे करते हैं, छोटा छोटा घर रहता है या फर्स्ट फ्लोर वाला घर रहता है। अब मान लिया जाए कि एक बाप का एक घर है और 2 को लड़का हो गया, तो 2 को लड़का हो गया तो एक लड़का को ई घर, ऐसे जनरली देखेंगे कि एक लड़का को ई घर दे दिया गया, दूसरा लड़का को थोड़ा बहुत पैसा दे करके बोला गया कि तू अपना परती जमीन ले लो, तो परती में जाके खेत बनाएगा। अब अगर यही सोच समझ करके आदमी इस्तेमाल करता तो एक फ्लोर, एक लड़का के एक फ्लोर हो गया, अब की एक लड़का के एकरे पर एक और फ्लोर बना दिया जाए तो 2 फ्लोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि दोनों का एक लड़का जन्म लिया, तो मरबू तो करेगा एक दिन कि इसको घर बनाना जरूरी है। तो सोच समझ के इस्तेमाल करने से क्या हो जाता कि गांव भी नहीं बढ़ता, जमीन भी उपजाऊ के उपजाऊ बना रहता, और लोग के लिए मतलब यही कहा जा रहा है कि सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से कीजिएगा ना, तो वही जमीन से हम लोग, चूंकि ये रबड़ तो है नहीं कि बढ़ेगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है और द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप कैसा होता है, तो द्वीप में आप समझ लीजिए कि समुद्र में एक छोटा सा टापू टाइप बन गया, चारों तरफ पानी है, तो इसको हम द्वीप बोलेंगे। मिट्टी का एक हिस्सा जो समुद्र में फुलकता नजर आए। हाँ, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। फोटो हम लोग देखे थे ना, 43% जो है मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मात्र 43%। बाकी में क्या है, तो कहीं पर्वत है तो पर्वत में क्या बनेगा, उद्योग जी, क्या होगा, कृषि। पठार है, ये ऊंचा से ढलुआ होता है पठार पर, हालांकि होता है खेती वगैरह, लेकिन ये पठार जो है पहाड़ वगैरह से भी बना हुआ होता है, और मैदान में ही हम लोग खेती करते हैं। द्वीप भी मतलब मैदान इतना उपजाऊ नहीं होता। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। बताइए, इतना क्षेत्र में पर्वत है, अगर पर्वत की इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी विकास कर ले आदमी, तो 30% भी इस्तेमाल में आ जाएगा। लेकिन पर्वत का खाएगा, वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्वत हैं तो नदी है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पर प्रदान करता है। अगर नदी है तो मनोरम दृश्य है, और गोवा के बीच है, और जाइए ओकरे में अपना पैडल मार के नाव चलाइए। और ये पर्यटन विकास का है नाम लिया जा रहा है, आप लोग को पता है। जब लोग पर्यटन करने जाते हैं तो बहुत सारा आर्थिक क्रियाकलाप होता है जिससे सबका पेट भरता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी पटना घूमे गया, तो कई आदमी के पेट भरेगा, आप देख सकते हैं। पटना गंगा नदी के बीच को एकदम खूब सुंदर बना दिया गया और प्रचार कर दिया कि गंगा के अद्भुत
बीच का नज़ारा लीजिए। यहाँ पर तो एकदम मौसम बहुत सुहाना होता है, तरह तरह की बातें कर दी गई तो एकदम उठे पूरा परिवार एक दिन कह करे चलो तो नहीं पटना बीच घूम के। तो जैसे ही आप उठे ना, 5 परिवार गए, जैसे निकले तो अगर ऑटो में बैठे तो ऑटो वाला के पूरा परिवार के पेट चल गया। आप गए पैसा दिए, ऑटो वाला के पूरा परिवार के पेट चल गया। दूसरा में अगर आप विक्टा वाला के बैठे तो विक्टा वाला मालिक के भी पैसा गया और ड्राइवर के भी आमदनी हो गया। उसके बाद आप जहाँ जाकर के रास्ता में मान लीजिए केला बेचे वाला है, उससे आप केला खरीद के खा लिए तो केला वाला के पेट भर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। और बीच पर गए तो वहाँ का आपका घर है कि वहाँ बनाने खिलाने वाला होटल वगैरह होगा तो होटल वाला का भी पेट अपना चल जाता है, और उसमें कर्मचारी जो है उसका भी अपना रोजगार चल जाता है। तो बहाना कौची था, पर्यटन खाली अब जा करके यहाँ पर मुंह बनेले रहिएगा इतना देरी तक, और बाकी सब एकदम बल्ले बल्ले अपना। तो किसी तरह प्रचार प्रसार करके पर्यटन विकास किया जाता है और आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है। बहुत सारा अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन जो है क्या है, पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ पर पर्यटन नहीं पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। ये नदियाँ पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। ये 30% में क्षेत्र में जो पर्वत है ना, वो पर्वत बारहमासी नदियों को ये क्रिएट करती हैं, वहाँ से वो निकालती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर बारहमासी नदी है तो समझिए जहाँ तक नदी बहती है वहाँ तक प्रकृति में हरापन होगा, और उस एरिया में जितने भी जानवर होंगे वो अपने पानी के लिए मतलब प्यासे मरना नहीं पड़ेगा। और उस पानी की उपलब्धता की वजह से उससे जल में जो उसको क्या कह सकते हैं, जल के पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और आसपास सारी चीजें मजबूत होंगे। तो वही कह के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। देश के क्षेत्रफल के लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। बताइए, 43% मैदान, 30% पहाड़ और 27% हमारा है पठार। 27% माने जितना पहाड़ उतने पठार लगभग इस क्षेत्र में। हाँ, पठार में देखिए खनिज बहुत है, पठारी क्षेत्र में खनिज बहुत है, वन वगैरह भी है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। पठारी क्षेत्र में पानी पड़ता है, वहां पर नमी भी बरकरार रह जाता है। ऐसा नहीं पर्वत जैसा नहीं कठोर रहता है, और इसमें जो है पानी रुकता नहीं है, रुकता है पानी। और बहुत बेहतरीन यहाँ पर वो मौका दे देते हैं किनके लिए, मतलब पेड़ के लिए। और पठार वन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मैंने खनिज से भरा हुआ होगा। जिस जीवाश्म ईंधन मतलब कि कोयला पेट्रोलियम वगैरह भी मिलने का आशा रहता है, और मिला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला भी। ये यहाँ पर फोटो है कि 27%, 33%, 43% तीनों मिला करके हमारा मैदान पर्वत पठार हो गया पूरा। तो पर्वत जो है नदी के लिए महत्वपूर्ण रहा, नदी निकालती है और पारिस्थितिकी को संभालती है। पठार में खनिज भी है, पठारी नदियां भी है, जैसे सोन नदी जो है हमारी पठारी नदी है। तो पठार से भी नदियां निकलती है, ये भी बारहमासी हो सकती हैं, बारहमासी ये भी हो सकती हैं। और ये बर्फ से नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर जैसा मतलब भूजल से निकलता है। माने पठार वाला भूजल जो है रिस रिस करके नदी बना देती है। तो सोन, दारधा, पुनपुन ये सब जो नदी है वो पठारी नदी है। पर्वत से भी ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना वगैरह निकलती है, और ये बर्फ के पिघलने से बनती है। और मैदान में ये नदी जब पहुंचती है तो मैदान को सींच देती है। और यही जो है भू उपयोग के लिए आपके पास कुछ चीजें हैं। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61, इस पर एक क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। समान भू उपयोग संवर्ग 2014-15, इस फोटो को हम लोग एक बार तब फर्स्ट बार में देखे थे। वन कितना में है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर लगा दिया गया जैसे रेलवे है, चाहे यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दिया गया वैसा क्षेत्र। अस्थाई चारागाह है, ऐसा क्षेत्र जिसको चारागाह के सिवा कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अन्य गोचर भूमि,
विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। वृक्ष वृक्ष फसल किसको बोलते हैं? जैसे वृक्ष लगा दिए तो आम हुआ, आम वृक्ष है, लेकिन यह फसल तब हो जाता है जब इसे आम तोड़ तोड़ के हम व्यापार या भोजन आपूर्ति करने लगते हैं। तो वही से उपवन मतलब जैसे केला, अंगूर, अनार वगैरह वगैरह हो जाता है, तो वैसा वाला क्षेत्र। कृषि योग बंजर भूमि, क्यों ऐसा बंजर भूमि जिसमें कृषि तो हो सकता है लेकिन अभी यूज में ना आ रहा है, ये वाला कौन सा है? तो शायद ये कलर है, शायद नहीं, ये नहीं है, ये वाला, यानी कि 4% है, 4% कृषि योग्य बंजर भूमि है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती, परती मतलब परित जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा, और उससे पहले भी पुराना ढंग का परती जमीन है। वर्तमान परती शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब जिसमें फसल उगाया जाता है नियमित रूप से हमेशा, और उसी से भोजन संसाधन, भोजन सुरक्षा कायम है। तो ये फोटो देखिए, समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। भू उपयोग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।